वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जैसा जी कि सर हम जी। हमें हमें पता है कि म्यूटेशन इज ऑलवेज बाय चांस, राइट? हाँ एग्जैक्टली। तो once we discovered that the body discovered that the mutation is useful, then it creates good proteins which are responsible for the good work. So let's take the examples of gazelle. अगर gazelle में एक mutation हो गई जिसके as a result of that the gazelle get strong paws, so that helps her in running fast. तो ये एक mutation जो है is that enough, or the body needs another mutation so that the paws should be fully functional? Do you सर अब understand what I'm म्यूटेशन तो saying? ऐसे होती हैं कि छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में होती हैं। अब ऐसे नहीं होगा कि एक जो गज़ेल का एंसेस्टर था, अगर वो पहले 20 किलोमीटर पर आवर से भागता है तो अब वो एकदम 45 किलोमीटर आवर से भागने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेशंस, कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं कि वो को पॉजिटिव आ जाएगा, उसका कोई होगी नेगेटिव आ जाएगा। जो नेगेटिव आएगा वो जो है वो खुद ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जिस म्यूटेशन का नेगेटिव इफेक्ट होगा तो उसका जो होस्ट होगा उस म्यूटेशन का वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, या वो उतने बच्चे ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो उसका वो जीन जिसकी वजह से नेगेटिव म्यूटेशन हुई है, अगर उसका वो सिंगल होल्डर है उस टाइम पे, अगली जनरेशन में शायद वो जितना रिप्रोड्यूस करे तो शायद वो मेल या फीमेल जो है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में 15 से 20 बच्चे सायर कर ले। अब ये स्पीशीज पे डिपेंड करता है कौन सा स्पीशीज है। अगर चूहा होगा तो हो सकता है वो 40-50 कर ले, मगर अगर कोई हाथी है तो वो हो सकता है कि 100 साल में एक या दो ही उसका म्यूटेशन आगे बढ़े। तो अब होगा क्या कि फर्ज करेंगे अगर कोई छोटा जानवर है जिसके 15-16 ऑफस्प्रिंग ऐसे है भी हैं, तो उनमें उनके ऊपर इफेक्ट क्या होगा कि वो बैड जीन उसको मिला है, तो वो 15-16 में से शायद अपनी जिंदगी में जो है रिप्रोडक्शन की एज तक शायद 15-16 में से कोई 1-2 पहुंचे। तो जो बाकी के सब तो मर गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो वो जो 1-2 पहुंचे हैं वो भी जब आगे उस बैड जीन को फिर आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो भी डिसएडवांटेज पे होंगे, वो भी मर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चंद जनरेशंस में क्या होगा कि वो जीन, जो बैड जीन है, वो खुद ही पॉपुलेशन से खत्म हो जाएगा। यानी बैड जीन खुद ही पॉपुलेशन से खत्म हो जाएगा। अब अगर एक कोई गुड जीन है जो कि अच्छी म्यूटेशन है, जो कि बेनिफिशियल म्यूटेशन है, अगर एक मेल के अंदर है वो, और वो म्यूटेशन वो सेक्सुअल प्रोक्रिएशन से अपने ऑफस्प्रिंग को देता है, और उसके ऑफस्प्रिंग जो है फर्ज करें उसके 16-17 ऑफस्प्रिंग है उसकी टोटल लाइफ में, तो हेल्दी या फिर बेनिफिशियल म्यूटेशन की वजह से उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनको एक बेनिफिट होगा और वो ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो 2-3 जनरेशन में अगर वो 16 पैदा हुए थे तो नेचुरल कॉजेज की वजह से किसी को प्रेडेटर खा गया, किसी को कोई बीमारी और लग गई, कुछ हो गया, शायद 5-6 सर्वाइव कर ही सकें। और वो जो 5-6 सर्वाइव करते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में से फिर आगे 5-6 सर्वाइव करें। तो इस तरह चंद जनरेशंस के अंदर ही, फर्ज करें 100 साल के अंदर, अगर चूहा है तो चूहे के अंदर तो जी वो तो हर साल ही रिप्रोड्यूस करता है। 100 साल के अंदर तो हो सकता है कि वो चूहे जो उसका पॉजिटिव जीन रखते थे, बेनिफिशियल जीन, वो तो शायद मिलियन तक पहुंच गए 100 साल, मगर जो नेगेटिव जीन है वो माइनस हो जाएगा। तो अब इंक्रीमेंटल है ना ये। एक अगर जिराफा है तो जिराफे की गर्दन, पहले जो जानवर था उसकी गर्दन छोटी थी, थोड़ी सी लंबी हुई, फिर वो थोड़ी थोड़ी लंबी। तो ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स जितनी भी पॉजिटिव म्यूटेशंस हैं वो स्पीशीज के अंदर इकट्ठी होती जाएंगी, और जितनी नेगेटिव म्यूटेशंस हैं वो माइनस होती जाएंगी अंदर से। और कई म्यूटेशंस ऐसी होंगी जो कि पिछले कुछ परफेक्टली हेल्दी भी ऐसे होंगे ऑफस्प्रिंग जिनके अंदर वो पॉजिटिव म्यूटेशन नहीं है। जैसे कि हम फर्ज करते हैं कि एक घोड़ों की एक पॉपुलेशन है, हॉर्सेस की, उसके अंदर एक म्यूटेशन है जिसकी वजह से उनके दिल का साइज जो है वो, यानी नॉर्मली उनके दिल का साइज जो है वो 3 से 4-5 पाउंड का होता है,
मगर अब एक ऐसे घोड़े की नस्ल आ गई है जिसके दिल का साइज ज्यादा बड़ा है, तो जारी बात है वो ज्यादा भाग सकता है। तो क्या होगा कि वो म्यूटेशन उनके लिए फायदेमंद है। मगर पिछली जो म्यूटेशन है जिसमें नॉर्मल हार्ट है, वो जो नॉर्मल हार्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो बेनिफिशियल जीन है वो फैलता जा रहा है पॉपुलेशन के अंदर। तो क्या होगा कि ये जो पीछे जिनके अंदर म्यूटेशन नहीं थी वो उनके साथ कंपटीशन में आ रहे हैं जिनमें म्यूटेशन है। तो अब क्या होगा कि म्यूटेशन इन इट सेल्फ एक बेनिफिट बन गई है, और पिछले वाले जो हैं अब फीमेल्स जिनके हार्ट्स नॉर्मल है वो उन मेल्स के साथ ज्यादा प्रोक्रिएट करेंगी जिनके अंदर वो म्यूटेशन है, और उनके बच्चों में भी वो म्यूटेशन जो पॉजिटिव म्यूटेशन है वो आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता पूरी पॉपुलेशन में ही पॉजिटिव म्यूटेशन आ जाएगी और स्पीशीज जो है वो इवॉल्व कर जाएगा। तो असल में ये इसी तरह है कि जो पॉजिटिव चीजें एवोल्यूशन के अंदर म्यूटेशन के थ्रू मिलती जाती हैं वो सारी की सारी सक्सेसफुल स्पीशीज के अंदर अकुमुलेट होती जाती हैं, मगर जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो बीच में से माइनस होती जाती हैं। अब अगर एक चीता ऐसा है जो 20 किलोमीटर पर आवर पे भाग रहा था और उसी के होते एक ऐसा चीता आ गया जो 25 किलोमीटर पर आवर पे भाग रहा था, उसके ज्यादा शिकार कामयाब होंगे, वो क्या करेगा, वो ज्यादा प्रोक्रिएट करेगा, क्योंकि जारी बात है जो ज्यादा खाएगा वही ज्यादा अपने बच्चे भी पैदा कर सकता है, वो ज्यादा पाल सकता है, वो ज्यादा हेल्दी होगा, फिट होगा। तो होगा क्या कि फिर वो उसका जीन पॉपुलेशन के अंदर फैलने लग जाएगा और दूसरे का जीन जो है वो कम होने लग जाएगा। इसलिए जो म्यूटेटेड बेनिफिशियल जीन है वो पॉपुलेशन के अंदर खुद ही अगली पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट होता जाएगा, और ये थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंटल जो म्यूटेशन है ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स नया स्पीशीज बना देगी। तो यही चीज है कि इंसान जो है वो पहले क्या उसे कहते हैं होमो इरेक्टस था, फिर होमो हबिलिस आ गया, फिर निएंडरटॉल और होमो सेपियंस आ गए। तो अब एक चीज है कि इंसान और निएंडरटॉल में इतना ज्यादा जीन में कोई फर्क भी नहीं है, मगर हमें यह पता है कि हमारे पास एटलीस्ट कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन बेनिफिशियल जरूर थी जो हमें निएंडरटॉल्स के ऊपर एज देती थी। इस वजह से वो आज नहीं है और हम आज हैं। हालांकि वो भी बड़े सक्सेसफुल थे मगर वो हमारे जितने सक्सेसफुल नहीं थे, इसलिए हम बच गए और वो नहीं बचे। तो ये कंपैरिजन है ये था कि हाँ जी, जी सर। अगर एक म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से वी गेट द गजेल गेट स्ट्रॉन्गर पास, so is that one mutation enough, or it should have another mutation or several mutation in order to have very strong eggs? सर वो तो बिल्कुल है ना, इंक्रीमेंटली होगी ना। पहली में अगर उसकी टांगें गजैल की इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, फर्ज करें एक गजैल है जिसे हम 100% काउंट कर लेते हैं और उसकी टांगें एक ऐसा पैदा होता है जिसके अंदर म्यूटेशन आती है, उसकी टांगें 110% पे आ जाती हैं। तो क्या होगा कि फिर हम उसको क्या करेंगे, वो जो है अब नया स्टैंडर्ड वो बन गया है जो कि 110% स्ट्रेंथ वाला है। अब 110% स्ट्रेंथ वाला जो है उसका जीन जो है वो पॉपुलेशन में फैलने लग जाएगा। जब उसका जीन पॉपुलेशन में फैलने लगेगा तो अब एक चीज है कि गजैल को चीते शिकार कर रहे हैं, अब चीते को भी म्यूटेट होना पड़ेगा। जब चीता म्यूटेट होगा 110% वाली स्ट्रेंथ के गजैल के मुताबिक, तो 100% वाला गजैल जो है वो दैट स्टैंड्स नो चांस अगेंस्ट द चीता दैट हैज म्यूटेटेड। तो फिर क्या होगा, ये सिलेक्शन प्रेशर्स जो हैं ये करते हैं चीजें चेंज। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि एक म्यूटेशन में उसके मसल थोड़े से स्ट्रांग हुए, फिर उससे अगली में उससे स्ट्रांग हुए। अब हमें नहीं पता कि म्यूटेशंस कैसी होती होंगी, हो सकता है कि कोई म्यूटेशन ऐसी भी हो कि जो कि एक ही दफा में 200% का इंक्रीज दे दे, मगर वो जितनी म्यूटेशन ज्यादा चेंज होगी, यानी म्यूटेशन एक ऐसी होगी कि एक ऐसी म्यूटेशन जो कि एक ही दफा में बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंट दे दे, मेरे ख्याल में वो उतनी रेयर होगी। वैसे एवोल्यूशन जो है वो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में चलेगी, मगर कोई बहुत ड्रास्टिक किस्म की म्यूटेशन जो है वो बहुत रेयर होगी जरूर, हो सकती है मगर वो बहुत रेयर होगी। तो इसलिए मेरा जहां तक ख्याल है कि जो जितना भी पढ़ा मैंने वो हमेशा यही है कि छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में आगे चलती है। एक दफा म्यूटेशन हो गया जिससे 10% इंक्रीज हो गया, तो अगर 20% पे पहुंचना है तो फिर दूसरा म्यूटेशन होगा या तीसरा म्यूटेशन होगा, एंड दे ऑल विल बी ऑन चांस, राइट?
अब ऐसा भी हो सकता है कि दो जानवर एक ही दफा एक ऐसा हो जो कि 110% हो, दूसरा 120% हो। अब उन दोनों के जीन्स पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं आगे, और हो सकता है कि उन दोनों के क्रॉस से जो जानवर पैदा हो वो 130% हो। ये बातें हैं कि ये म्यूटेशन आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ का जो वो है वो ले रही है, एवोल्यूशन एंगल ले रही है। एवोल्यूशन का क्या मतलब है कि फर्ज करें कि एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि वो बस हर बर्तन में पानी डाल के देखती है कौन सा बर्तन जो है वो आपका आपके मुताबिक है, वो एनवायरनमेंट के मुताबिक है, वो फिर कायम रह जाता है बस। तो म्यूटेशन तो इस तरह के म्यूटेशंस तो रैंडमली हर वक्त ही होती रहती हैं, और ज्यादा म्यूटेशंस हार्मफुल होती हैं बेनिफिशियल के बजाय। ये भी एक रूल है जो कि हमें पता है कि ज्यादा म्यूटेशंस जो है वो क्या होती हैं, वो हार्मफुल होती हैं, कम होती हैं जो बेनिफिशियल होती हैं। और इसीलिए एवोल्यूशन बहुत स्लो चलती है, क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर नेचर सेलेक्ट करती रहती है। अब कई बार ऐसा होगा कि एक जानवर के अंदर एक म्यूटेशन हुई है, वो एक खास इन्वायरमेंट के अंदर बेनिफिशियल है, मगर क्या हुआ, एनवायरनमेंट बदल गई, वो डिसएडवांटेज बन गई। तो असल में तो नेचर है जो डिसाइड कर रही है कि क्या होगा। एक फर्ज करेंगे जी, दरख्तों पर चढ़ने वाले जो जानदार हैं उनका वजन कम है, ठीक है, और चेंज एक ऐसी आई है कि अब क्या हुआ है कि जी दरख्तों वाला मसला ही खत्म हो गया, कोई डेजर्टिफिकेशन हो गई है या कोई ग्रासलैंड बन गए हैं। तो अब जो जमीन के ऊपर ज्यादा भारी और बड़े जानदार हैं वो कंपटीशन में आ गए, उनके साथ एक ही स्पीशीज के उनके साथ कंपटीशन में आ गए, जो कि पहले जो शाखों में रहते थे हल्के फुल्के थे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल थे दरख्तों में, मगर जमीन पे उतरना पड़ा तो थोड़ी बड़ी जिसामत वाले चाहिए ताकि वो छोटे मोटे प्रेडेटर्स का मुकाबला कर सकें। तो अब अगर इंसान भी जमीन पे उतरा है तो हम ये नहीं सोच रहे कि उस टाइम शिकारी इंसान का सिर्फ शेर ही था, नहीं, इंसान के शिकारी तो वाइल्ड डॉग्स भी होंगे ना। तो जो छोटे शेर ने तो बड़े जिस्म वाले को भी कर लेना है, छोटे जिस्म वाले को भी कर लेना है, मगर शेर जो है वो फिर उस तरह से सिलेक्शन प्रेशर के तौर पे एग्जिस्ट भी नहीं करता। असल सिलेक्शन प्रेशर कौन सा होगा कि कुछ छोटे मोटे कुत्ते, कोई ऐसा जानवर इंसान को शिकार कर रहा है कि जिससे थोड़े से बड़े जिस्म वाला इंसान तो बच जाएगा, मगर जो छोटे जिस्म वाला होगा वो नहीं बच सकेगा। तो इतने ज्यादा सिनेरियोज होते हैं कि उनमें से कौन सा डोमिनेंट होगा हम बता नहीं सकते कि कौन सा डोमिनेंट होगा। तो ये एनवायरनमेंट ही डिसाइड करेगी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक सर? ठीक है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।